और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गुरुग्राम में इंडस्ट्रीज को खोलने का एक तरीके से रास्ता साफ हो गया है। होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। गुरुग्राम में होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल के बाद इंडस्ट्री खुल सकती हैं। शर्तों के आधार पर ये खुलेंगी, कुछ शर्तें होंगी और उन शर्तों के आधार पर ही खुलेंगी। एसीएस के साथ कल पानीपत में बैठक हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के तहत अब ये इंडस्ट्री खुल सकती हैं। तारीख 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल के बाद जैसा कि इशारा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था और एसीएस के साथ कल जो पानीपत में बैठक हुई थी उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल के बाद ये इंडस्ट्री खुल सकती हैं। और सीधा रुख कर रहे हैं गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। गुलशन, एक तरीके से 20 अप्रैल ये मानकर चला जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद से थोड़ा सा कहें कि कुछ शर्तें रहेंगी, लेकिन इन शर्तों के साथ ही इंडस्ट्रीज के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। ये नई गाइडलाइन में क्या क्या है? देखिए अनूप, बिल्कुल जिस तरीके से कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है ऐसे जो प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने कल सभी उद्योगपतियों की बैठक ली थी और उसमें साफ तौर से ये कहा था कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं उनके तहत जो है ये खुल सकती हैं और 20 अप्रैल का ये समय दिया गया है। हालांकि इनमें कुछ शर्तें हैं और शर्तों के आधार पर ही इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहा है कि जितनी भी शर्तें हैं एमएचए की उनको मानना होगा और उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। इसके अलावा एक सरल पोर्टल है, वहाँ पर जाकर के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं उनका वहाँ आवेदन होगा, उसके बाद उन्हें वहाँ बताना होगा जो भी उनकी शर्तें होंगी, तो उसके बाद उनको इजाज़त मिलेगी कि वो काम कर सकते हैं। तो कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मानेसर इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है पवन यादव। मैं पहले उनसे जानता हूँ। पवन जी, कल की जो बैठक थी आपकी एसएन प्रसाद के साथ, तो क्या कुछ बैठक थी, उसमें क्या निर्णय लिए गए? कल की बैठक में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से एसीएस फाइनेंस एंड इंडस्ट्री श्री TVSN प्रसाद जी थे, उसके अलावा लेबर कमिश्नर पंकज अग्रवाल जी थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर विनीत सर थे। उसमें यही डिसीजन हुआ है कि आप 20 तारीख से MSMEs है धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो, ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। आपको स्टार्ट करना है 20% और 25 और 30 से। उसके लिए सर हरियाणा जो पोर्टल है उसको ही अलाउ किया गया परमिशंस के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसी से वो परमिशंस मिलेंगी और एम्प्लॉय पासेस भी उसी से मिलेंगे सभी को। उस पर क्लियर बोला है उन्होंने कि जो MHA की गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है जो 15 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, उनको आपने बहुत केयरफुली मॉनिटर करना है और उनको इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। उससे आपको लेफ्ट राइट बिल्कुल भी नहीं जाना। क्या है गाइडलाइंस, क्या है MHA की गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस तो ऐसे तो बहुत बड़ा पेज है, वो जो मेन है कि मेन उसमें ये है कि आपको इंडस्ट्री को सैनिटाइजेशन, उसके अलावा कौन सी इंडस्ट्री चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, ऑलमोस्ट सभी चल रही है। वैसे एग्रीकल्चर चल रही है, MSME में जो अलग अलग इंडस्ट्री है, पहले तो एसेंशियल सर्विसेज थी बट अब एसेंशियल प्लस अदर सर्विसेज भी उन्होंने ओपन कर दी है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत केयर करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ध्यान रखना है और सबसे बड़ी बात है आपको अपने सारे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस भी कवर करना है फिलहाल के लिए। तो पवन जी, कितना मुश्किल है एक इंडस्ट्रीज के लिए, तमाम शर्तों के आधार पर अब आप खोल रहे हैं। अगर कोई भी आप शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो फिर FIR दर्ज करने की भी आदेश दिए हैं। तो ऐसे में अब आप लोगों के खिलाफ क्या मानते हैं कि जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा FIR दर्ज करने का, तो उस आधार पर किस तरीके से देखते हैं? देखो, FIR का वर्ड तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला है कि जो MHA की गाइडलाइंस है ऑपरेट करना और उसके अलावा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें कहीं भी हम प्लस माइनस करते हैं तो उसमें इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अगेन परमिशन है कि FIR लॉन्च कर दे। वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि छोटी सी चीज़ पे आप पता भी नहीं कर पाओगे कि सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, सुबह आधा घंटा लेट हो गया, पता चला उस पर FIR होगी। तो अब इंडस्ट्रीज़
ओनर्स या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किस बेस पे इंडस्ट्री चलाए, वो एफआईआर का ध्यान रखे या इंडस्ट्री चलाए, तो थोड़ा सा टफ है ये एफआईआर वाला इशू। पहले कितने एम्प्लॉइज काम करते थे जब आप इंडस्ट्री शुरू करते थे, तो अब कितने करेंगे, क्या कुछ इसके बारे में भी जानकारी? हाँ, इसके बारे में है कि जो सबकी कैपेसिटीज़ थी उसका 20 से 30% पे ही आपको काम करना है। चाहे वो किसी कंपनी में 400 थे तो 400 का 20%, किसी में 100 है तो 100 का 20%। कोई ऐसा फिक्स नहीं कि आपको 20 या 10 के साथ। आपकी जो बिफोर लॉकडाउन जो मैन पावर थी उसका 20% से आपको स्टार्ट करें और ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाइए वीकली। ये उन्होंने जो गाइडलाइंस दी वो ये। पवन जी, जिस तरीके से जब कोरोना वायरस का संक्रमण फैला और सभी इंडस्ट्री बंद हुई तो तमाम जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, वो चले गए थे। आपको लग रहा है कि अब वो मजदूर यहाँ पर काम कर पाएंगे, वर्कर्स आपके पास अवेलेबल हो पाएंगे? वो बहुत मुश्किल है और ये बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए। 50% ऑफ द मैन पावर तो जा चुकी है और जो बचे हुए उनको काम करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनको तो ये जिस दिन खुले ये लॉकडाउन और हमें अगर परमिशंस मिले तो सबसे पहले तो घर ही भागेंगे। उस कंडीशंस में हमें काम कैसे कर पाएंगे वो चैलेंजिंग है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैन पावर जो बची हुई है उसको भी यही है कि खुले तो हम अपने घर जाएं। उनको काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बल्कि घर जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, जिस तरीके से अनूप इंडस्ट्रियलिस्ट को एक मौका तो दिया गया है कि 20 अप्रैल के बाद वो अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन कई तरह की शर्तें जो है उनको उनके ऊपर लगाई गई हैं। अब उन शर्तों के आधार पर इन लोगों को ये भी है कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश जिस तरीके से दिए, उन्हें ये लग रहा है कि अगर कोई भी हमसे चूक हो जाती है तो हमारे ऊपर मामला भी दर्ज हो सकता है। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। आप बताइए कि जिस तरीके की शर्तों का आपको बताया गया कि इन शर्तों के आधार पर आपको काम करना होगा, क्या ये शर्तें ठीक है? देखिए, सरकार के जो आज की डेट में निर्णय ले रही हैं, कोविड-19 आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो समस्या चल रही है, आप अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन और दूसरे कंट्री को देखें तो देखकर डर लगता है। तो सरकार की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए सख्त तो हैं, होनी भी चाहिए। हालांकि एज ए इंडस्ट्रिस्ट हमको इससे परेशानी ज़रूर होंगी, लेकिन अगर हम एक भारतीय होने के नाते सोचते हैं तो हमको इनका पालन करना चाहिए और करना भी। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक जमाती वाले जो केस हुए, एक जगह इकट्ठे हो गया, पूरे देश को उन्होंने जो हालत पहुंचाई है, कल को ऐसी घटना किसी इंडस्ट्री में ना हो जाए। तो सरकार के जो गाइडलाइन है वो सही हैं, लेकिन इसमें दिक्कत जो आएगी कि वो होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अभी चलना नहीं है। तो बहुत कम कंपनियां हैं जिनों का अपना ट्रांसपोर्ट है। 20% मैन पावर के साथ इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो अपनी 20% मैन पावर के साथ चला सकती हैं, लेकिन कई कंपनी ऐसी होती हैं जिनके अंदर लाइन प्रोसेस होता है, ऑटोमोबाइल के अंदर हैं। मान लो लाइन पे 100 बंदे काम करते हैं और 100 में से उनके 80 हो गए तो उनकी लाइन नहीं चल सकती। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कंपनियों को शुरू करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ईजिली कर पाएंगे। दूसरा जो सरकार का है कि सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस रखना और ये सारी चीज़ें उनको डेली उनको थर्मामीटर से चेक करना, ये तो इजीली आदमी कर पाएगा। लेकिन अपने प्रीमिसेस में रखना, दोनों टाइम का उनको खाना, रहने का वो देना, क्योंकि हमारे अगर हरियाणा की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और पहले के इंतजाम देखा जाए तो इन्होंने कभी इंडस्ट्री के अंदर रेजिडेंस अलाउड नहीं करे, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा। तो हमारी किसी भी इंडस्ट्री में रेजिडेंस का कोई इंतजाम ही नहीं है। सरकार कहती है आप अपने वर्कर को अंदर ही रखो, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर वर्कर को रखने का इंतजाम हो। तो सरकार की गाइडलाइन है अच्छी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री इजीली उनको करके चला पाएगी। एक लाने और ले जाने के लिए भी आपको ही करना पड़ेगा ये सारा, जो भी वर्कर्स यहाँ काम करेंगे आपके यहाँ, उनको लाने के लिए भी आपकी गाड़ी जाएगी या उसको उनको जाने के लिए भी आपको भेजना पड़ेगा? जी, बहुत बड़ी समस्या है लाने ले जाने की। कुछ कंपनियों का तो ट्रांसपोर्ट है, वो इजीली कर लेंगे। मारुति होंडा की बात करें तो उनके ऑलरेडी हैं, लेकिन एक स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री वाला, उसकी तो लेबर ही ऑटो से आती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। एक गाड़ी में आप 2 बंदों से ज़्यादा नहीं ला सकते। अगर आप बस भी लगाओगे तो एक सीट पे एक ही बंदा बैठेगा, तो उस हिसाब से तो ट्रांसपोर्ट लगाना ही एक बहुत बड़ा मुश्किल मुझको लगता है। देखिए, बिल्कुल दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा अनूप, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि हालांकि सरकार ने राहत जरूर दी है। एक और व्यक्ति है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। सबसे पहले मैं जान लूँगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री से हैं, और खासकर बात करें हम जब से कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है तो नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान आप मानते हैं? देखो, हमारी इंडस्ट्री ऑटोमेशन की इंडस्ट्री है और सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंडस्ट्री को सर्विस देते हैं। जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री चलती है उसके सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो जहाँ सर्विस चलती है, जब चलेगी नहीं सर्विस तो फिर हमारी सर्विसेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन ये एक बात है, देखो ये चैलेंज है और हमारी ज़िंदगी तो एक चैलेंज है। ये जो SMEs ही हैं या सिंगल मैन शो रहते हैं, ये चैलेंज ही है ज़िंदगी का। कैसे ज़िंदगी का, हमने जब पढ़ाई की थी उसके बाद ही अपना व्यापार शुरू किया था, इंडस्ट्री शुरू की थी, तब भी एक चैलेंज था कि कैसे इसको करना है, और अभी भी चैलेंज है, इसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक किसी रोलर को पुश करने की फोर्स ज़्यादा होती है और पुलिंग फोर्स कम होती है। इस समय जो गाड़ी रुकी हुई है उसको हमने धक्का देकर चालू करना है, जिसके लिए हम सरकार से भी सहयोग चाहते हैं, कुछ रिलैक्सेशन भी चाहते हैं। जैसे इतने नियम हैं, इनको इतनी कड़ाई से ना लिया जाए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया जाए ताकि हम लोग उस चीज़ को, एक गाड़ी को रोल कर सकें। उसके बाद एक बार गाड़ी रोल हो गई 20% या 30%, जैसे पवन जी ने बताया है, फिर इसको खींचने में हमें मुश्किल नहीं पड़ेगी और हम खींचेंगे इसको। ठीक है, निश्चित तौर पर यह आत्मविश्वास है और यही आत्मविश्वास दरअसल चाहिए